नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। अगले 15 दिन में 18वीं लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी और कितने चरणों में चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, इसकी जानकारी भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे देगा। और इससे ठीक पहले यानी लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से 20 एक दिन पहले जो घटनाएं हुई हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कोविड काल में कहते थे कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, बेरोजगारी होने वाली है और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्या हाल होने वाला है। ऐसी दहशत की एक दहशत का एक वातावरण बनाने की कोशिश करने वालों के ही डेरे तंबू उखड़ गए हैं लोकसभा चुनाव से पहले। क्या आलम है अलग-अलग दलों में, अलग-अलग राज्यों में, इसकी तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन कम से कम इन 2 राज्यों पर ही अगर हम पहले नज़र डाल लें, यानी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो पता लग जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़के 7 साल बाद फिर से वापस एक-दूसरे के साथ आए हैं, उनकी क्या हालत हो गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के विधायकों में ही एक तरीके से बगावत हो गई है, उन्होंने क्रॉस वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा सदस्यों को जिता दिया है, जबकि 7 ही जीतने वाले थे और 2 समाजवादी पार्टी के जीतने थे, वो 3 खड़े किए थे उन्होंने इस उम्मीद में कि तीसरे के लिए तो कुल 3 वोटों की ही ज़रूरत है, तो हम जुगाड़ कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के 8वें कैंडिडेट के लिए करीब 9 वोटों की ज़रूरत थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो 9 जुटा लिए और कहाँ से जुटे? समाजवादी पार्टी से। और इतने बड़े ज़ख्म मिले हैं अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कि उनके जो आप बयान देख रहे हैं, जो खिसियानी हँसी उनकी टीवी के पर्दों पर नज़र आ रही है, उससे पता चलता है कि उनके हौसले चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पस्त हो रहे हैं। और जिस तरीके से अलग-अलग समुदायों और जातियों से आने वाले एमएलए इन्हें छोड़ कर के गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, एक तरीके से शामिल होने का मन बना चुके हैं, उससे भी इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। 2017 में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था विधानसभा चुनाव में, याद रखिए कि 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो मुलायम सिंह यादव का वो एक बड़ा त्याग माना गया था और समाजवादी पार्टी को 220 से अधिक सीटें मिली थी, तो उनको किसी की दया पर निर्भर भी नहीं रहना था। पर वो जो 5 साल थे अखिलेश यादव के एज चीफ मिनिस्टर, तो उसमें साढ़े 4 मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती थी। उनमें आधे तो अखिलेश यादव माने जाते थे और 4 में मुलायम सिंह यादव भी थे, आजम खान भी थे, शिवपाल यादव भी थे और रामगोपाल यादव जो दिल्ली में बैठते हैं वो भी थे। और किस तरह की सरकार चली, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी की आंधी चली थी उत्तर प्रदेश में, 80 में से 72 सीटें भाजपा और उनके गठबंधन सहयोगियों को मिल गई थी। उनको ये पूरी-पूरी शंका थी कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, वो उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।
क्योंकि 2014 से 2017 के बीच में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम कराए थे और उनकी लोकप्रियता में रत्ती भर भी कोई कमी नहीं देखी जा रही थी। तो इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया। अब कांग्रेस की जो हालत है उत्तर प्रदेश में वो तो किसी से छिपी हुई है नहीं। तो दोनों लड़कों की क्या हालत हुई, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चली गई 300 से ऊपर और समाजवादी पार्टी जिसने 2012 में 225 224 सीटें जीती थी, वो धड़ाम से नीचे पड़ी और 47 सीटों पर सिमट करके रह गई। और कांग्रेस पार्टी जिसने 2012 में 27-28 सीटें जीती थी, वो टपक करके आ गई 7 सीटों पर। तो 2017 का जो इनका एक्सपीरियंस था यूपी के 2 लड़कों का, यही नारा दिया गया था उस समय। उससे इन्होंने कोई सीख ली हो, सबक लिया हो, ऐसा लगता नहीं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भई ये तो राजनीतिक मजबूरी है इनकी, यानी साथ आना राजनीतिक मजबूरी है और प्रेशर है मुस्लिम मतदाताओं की तरफ से कि आप मिल कर के लड़ो। अब संकट ये है कि जो कर्नाटक के चुनाव नतीजे आए, जो तेलंगाना के नतीजे आए और जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की सागर-दिघी सीट का उपचुनाव का नतीजा आया था, उससे एक ये वातावरण बन गया कि 2024 में देश के जो मुसलमान हैं, वो कांग्रेस को जिताने के लिए वोट करेंगे। जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है या जो दूसरे चेहरे हैं शरद पवार से लेकर के और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वगैरह, इन सबको लग रहा है कि अगर मुसलमानों की तरफ से ये संकेत मिले हैं, सागर दिघी में भी, कर्नाटका में भी, तेलंगाना में भी, तो फिर भले ही हम कांग्रेस को गालियां देते आ रहे हैं, पर हाथ मिला लो और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सीट शेयरिंग करके चुनाव मैदान में साथ-साथ जाओ ताकि मुस्लिम वोटों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ-साथ मतलब इन सबको भी मिल जाए। और उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव का मीडिया सेल बीच में ये कह रहा था कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है और वो यही करती है, उन अखिलेश यादव ने भी गलबैयां की राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ एक ही व्हीकल पर चढ़ कर के 2 दिन पहले। ये दिखाने के लिए कि हम साथ-साथ हैं। कितने साथ हैं, कैसे साथ हैं और किस मजबूरी में साथ आए हैं, ये भी अब पब्लिक जानती है और समझती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जो झटका अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनके 8-9 एमएलए ने क्रॉस वोट किया और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। और हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को जो झटका लगा, वहां भी इनके 6 एमएलए ने क्रॉस वोट किए और साथ में 3 और इंडिपेंडेंट एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, जो सुखविंदर सुक्खू सरकार के साथ थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। यानी 9 एमएलए हिमाचल प्रदेश में बगावत कर गए कांग्रेस पार्टी से और 9 ही एमएलए ने अखिलेश यादव की पार्टी से बगावत करके उत्तर प्रदेश में एक और राज्यसभा सीट जिताने में मदद कर दी। तो दोनों को ही अभी कुछ दिन पहले मिले 7 साल बाद और दोनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से नए जख्म दे दिए हैं। अगर दूसरे घटक दलों की बात करें, ममता बनर्जी की ही पहले अगर बात कर लें, तो जो घबराहट अखिलेश यादव के भीतर है कि मैं अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगा तो मुझे कहीं मुस्लिम वोटों का खामियाजा ना भुगतना पड़े,
वैसी घबराहट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी के भीतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर कोई भय है भी तो वो शो नहीं कर रही हैं। और वो थोड़ा बहुत नुकसान उठाने को तैयार हैं, पर कांग्रेस के साथ 2 से अधिक सीटें बाँट कर लड़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं। तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रही हैं, अखिलेश यादव घबराए हुए हैं। और अखिलेश यादव घबराए हुए क्यों हैं? क्योंकि अनुभव की कमी है और कभी ज़मीन पर उस तरीके से संघर्ष नहीं किया, काम नहीं किया, जिस तरीके से ममता बनर्जी उभर कर के 2011 में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुँच गई थी। वैसे संघर्ष करके ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे 2012 में। मुलायम सिंह यादव ने जैसे तस्तरी में हलवा सजा करके दे दिया जाता है, वैसे खाने को इनको दिया था और वो जो 5 साल का इनका अनुभव था, वो भी कोई बहुत इन्होंने गेन किया हो राजनीति में और परिपक्वता आई हो, क्योंकि जिस तरह के ये बयान देते हैं, उससे तो नहीं लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि ये भी दूसरे पप्पू ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और अरविंद केजरीवाल भी बहुत शाणे साबित हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां उनको लग रहा है कि दिल्ली में फायदा मिल सकता है उनको मुस्लिम वोटों का, वहां तो उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। लेकिन पंजाब में चूंकि बहुत कम मुस्लिम है, बस वो फिरोजपुर का इलाका है और कुछ अबोहर फाजिल्का में कुछ मुस्लिम है या फिर इधर थोड़े बहुत मान लीजिए लुधियाना वगैरह में, बाकी तो कहीं मुस्लिम नहीं है। तो वहां पर वो इंडिपेंडेंटली यानी 13 की 13 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आलम ये है कि शरद पवार उनकी पार्टी टूट चुकी, उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी टूट चुकी। इन दोनों पार्टियों के टूटे हुए एमएलए के नेता अजित पवार जो भतीजे हैं शरद पवार के, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एकनाथ शिंदे वो चीफ मिनिस्टर। तो वहां पर परेशानी ज्यादा है, बल्कि भयंकर स्थिति में है। उद्धव ठाकरे की भी को भी दूसरी पार्टी और सिंबल मिले हैं। शरद पवार को भी चुनाव आयोग में भी और सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर के सामने भी हार का सामना करना पड़ा और नए सिंबल और नई पार्टी के साथ वो जा रहे हैं। और सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ रस्साकसी अधिक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसके 2 नेता भी हाल में टूटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा, उसको ये लग रहा है कि हमारी पार्टी का वैसे विभाजन नहीं हुआ है जैसे एनसीपी का और शिवसेना का हुआ है। तो इन दोनों दलों का, एनसीपी का और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, वो दावा फेक है, गलत है, जो 2019 के मद्देनजर ये सामने रख रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे पर ही अभी सिर फुटअव्वल की नौबत है। केरल में वामपंथियों ने राहुल गांधी और शशि थरूर को ये कह दिया कि साहब गेट आउट। वायनाड से उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। शशि थरूर जहां से लड़ते हैं वहां भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब सबसे बड़ा धर्म संकट है राहुल गांधी के सामने। 2019 में अमेठी में हारे थे, वायनाड से जीत गए थे, इसलिए लोकसभा के सदस्य रह गए। इस बार वायनाड से वामपंथियों ने इनको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। और ये भी याद रखिए कि ये जो इंडी अलायंस बनाया गया था, इसमें वामपंथी नेता भी वहां लगातार दिखाई दिए हैं, सीताराम येचुरी से लेकर के राजा तक, सब दोनों तीनों धड़े। और वो केरल में कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए जरा सा भी पिघलने को तैयार नहीं है। तो लोकसभा चुनाव तो अभी 20 दिन बाद घोषित होंगे, उससे पहले तो इंडी अलायंस के तंबू उखड़ने शुरू हो चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।